नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज का अपना टॉपिक रहेगा राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग है वो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, उसका हम आज रिवीजन करेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग है, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनका गठन होता है, तो हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी पढ़ेंगे। इसमें आयोग के कार्यों और शक्तियों का जो वर्णन है वो हम देखेंगे। किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो लोक सूचना अधिकारी है या वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी है, उसको कितने दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज राज्य सूचना आयोग टॉपिक के अंदर। तो शुरू करते हैं कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत होती कहाँ से है। विश्व की बात करें तो 1766 में स्वीडन देश में ये सबसे पहली बार प्रोवाइड करवाया जाता है, दिया जाता है 1766 में स्वीडन में। तो क्या भारत के इतिहास में भी ऐसी कोई व्यवस्था थी? ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इससे उलट एक व्यवस्था थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जिसमें अगर कोई भी सरकारी सूचना है को बिना सरकार की अनुमति के सार्वजनिक किया जाता था तो फिर सजा का प्रावधान था। कौन सा एक्ट था? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो फिर भारत में शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? भारत में इसकी शुरुआत होती है 1976 के एक केस से। 1976 में एक केस आया जिसका नाम था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाद। कौन सा केस था? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाद। अब ये राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाद क्या था? राजनारायण थे ये 1971 के चुनावों में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे और ये चुनाव में हार गए थे। बाद में इन्होंने न्यायालय में केस डाला कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव को जीता है, और चुनाव जीतने के बाद भी 1976 में जब इसका वर्डिक्ट आया तो उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसी के वर्डिक्ट में जो न्यायालय था उसने निर्णय दिया था एक कि जो सूचना का अधिकार है ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सूचना के अधिकार को, सूचना का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया? न्यायालय ने कब निर्णय दिया? 1976 के केस में, और ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्यायालय ने बताया कि अगर व्यक्ति को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, सारी सूचनाएं प्राप्त होगी, तभी तो वो अच्छे से विचार करेगा और उस पर निर्णय ले सकेगा। तो ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है और सूचना का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। इसी बेस पर आगे चलते हुए 1995 में अरुणा रॉय आती है। अरुणा रॉय, अरुणा रॉय कौन थी? ये एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थी, सेवानिवृत्त आईएएस। इन्होंने 1995 में एक MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया और चांदगेट, ब्यावर, अजमेर से सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से? चांदगेट, ब्यावर, अजमेर। बाद में इनके साथ कौन आए? अरविंद केजरीवाल। इनकी संस्था का क्या नाम था? परिवर्तन संगठन। ठीक है। अरुणा रॉय एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थी। 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक संस्था का निर्माण किया और सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अरविंद केजरीवाल के परिवर्तन संगठन में इसमें सहयोग किया
और बाद में 2005 में जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम है वो बना। लेकिन 2005 से भी पहले कुछ राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम बन चुका था। इनमें सबसे पहले राज्य थे तमिलनाडु और गोवा। यहाँ पर 1997 में सूचना का अधिकार अधिनियम बन चुका था। तो हमारे राजस्थान में कब बना? राजस्थान में 2000 में अशोक गहलोत सरकार के ये अधिनियम बना और 26 जनवरी 2001 से क्या हो गया? लागू हो गया। ये राज्यों के अधिनियम थे जो उन्होंने अपने स्तर पर बनाए थे, लेकिन अभी भी सूचना के अधिकार को वैधानिक दर्जा नहीं बना था। इसके लिए संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया जाने था। तो संसद में अधिनियम कब पारित हुआ? मई 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से पास हुआ मई 2005 में। राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? 12 जून 2005 को। जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए 15 जून 2005 को किए थे, इसकी कुछ धाराएं लागू हो गई। पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 से। और जब 12 अक्टूबर 2005 से इसकी सारी धाराएं लागू हो गई, तब राजस्थान में इसको 13 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो एक सांविधिक रूप में क्या आया? बन के तैयार हुआ। इसके अंतर्गत 2 निकायों का गठन किया जाना था। एक CIC केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए देखते हैं। दोनों में अधिकतम कितने सदस्य होने हैं? 1+10। 1+10। ठीक है। दोनों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? दोनों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट और इसके करते हैं गवर्नर। एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कौन कौन होते हैं? केंद्र के स्तर पर होते हैं PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो PM के द्वारा मनोनीत किया जाए। राज्यों के अंदर CM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो CM के द्वारा मनोनीत किया जाए। अभी कितने सदस्य हैं? अभी केंद्रीय सूचना आयोग के कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। हीरालाल सामरिया थे जो सितंबर 2025 में रिटायर हो गए। हीरालाल सामरिया जो सितंबर 2025 में क्या हो गए? रिटायर हो गए हैं और इनका पद अभी खाली है। इनके अलावा 2 सूचना आयुक्त हैं। 2 सूचना आयुक्त अभी राजस्थान में 1+4 है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर। ठीक है, ये चीजें हो गई। नियुक्ति हो गई। योग्यताएं क्या चाहिए? योग्यताएं इसमें कोई विशेष नहीं है। एक सार्वजनिक अनुभव का व्यक्ति होना चाहिए। कोई विधि विशेषज्ञ हो सकता है, राजनीति विशेषज्ञ हो सकता है, कोई समाज सेवा वाला व्यक्ति हो सकता है। कोई विशेष योग्यता का इसमें वर्णन नहीं है। अब हो गई नियुक्ति। अब है इनका कार्यकाल। 2019 में एक संशोधन हुआ जिसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि जो केंद्र और राज्य सूचना आयुक्त है उनका कार्यकाल दोनों का केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
वर्तमान में ये कितना है, 3 वर्ष है। लेकिन अगर कोई सूचना आयुक्त है उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाता है तो वो 5 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। आयु की समय सीमा का अभी कोई में ब्यौरा नहीं है। ये हो गया कार्यकाल। शपथ इनको कौन दिलाता है, PIC SI। शपथ इनको कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। SIC वालों को कौन दिलाएगा, गवर्नर। त्यागपत्र भी केंद्र वाले राष्ट्रपति को, राज्य वाले राज्यपाल। पद से हटाना भी केंद्र वालों को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। राज्य वालों को कौन हटाएगा, राज्यपाल। किसकी जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। किस आधार पर, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, कोई लाभ का पद धारण कर लिया गया हो, तो उन मामलों में हटा सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। बात करें इनके वेतन की, तो वेतन दोनों का कौन निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार निर्धारित किया जाएगा। जो CIC है उसका जो मुख्य सूचना आयुक्त है, 1+4 है। मुख्य सूचना आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जितना पेमेंट मिलेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बाकी सदस्यों को जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनके जितना मिलेगा। राज्य वालों में पहले वालों को जो निर्वाचन आयुक्त होगा उनके जितना मिलेगा, और ये जो सदस्य होंगे इनको मुख्य सचिव के जितना। ये प्रावधान फिलहाल किया हुआ है। ठीक है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अब हम देखते हैं कि राज्य सूचना आयोग के किस प्रकार से सूचनाएं वो प्राप्त की जाती। सूचना प्राप्त करने प्रक्रिया। सबसे पहले हमें कोई सूचना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए हर विभाग के अंदर एक विभागाध्यक्ष है, वो वरिष्ठतम अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी है, वो नियुक्त करता है। कौन है, लोक सूचना अधिकारी। को हम बोलते हैं PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम इसको आवेदन करते हैं सूचना के। ये 30 दिन में या तो सूचना प्रोवाइड करवाता है, और अगर 30 दिन के बाद सूचना देता है तो कोई भी फीस देय नहीं होती है, फीस माफ़ हो जाती है। लेकिन अगर हम इसकी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, हमें लग रहा है कि ये भ्रामक सूचना है, गलत सूचना है, या ये सूचना प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो फिर इसकी हम कहाँ पर, SPIO, सीनियर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, के पास शिकायत कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर, यहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब SPIO ने कर दी। मान लीजिए आप SPIO है उसकी सूचना से भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप 30 दिन के अंदर अंदर FAA, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, इसको क्या करेंगे, शिकायत भेजेंगे कि हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मान लीजिए ये भी आपको सूचना प्राप्त नहीं करता है, या सूचना गलत लग रही है आपको, तो फिर आप इसकी अपील कहाँ करेंगे, राज्य या केंद्र सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग, पब्लिक केंद्रीय सूचना आयोग। अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें राज्य सूचना आयोग को या केंद्रीय सूचना आयोग को इसकी शिकायत करनी है। तो अगर हम जो सूचना चाहते हैं वो राज्य सूची के विषय पर है तो हम राज्य सूचना आयोग को शिकायत करेंगे। अगर वो केंद्र सूची यानी संघ सूची के विषय पर है तो हम केंद्रीय सूचना आयोग को इसकी शिकायत करेंगे। ये कितने दिन के अंदर होनी चाहिए,
ये होनी चाहिए 90 दिवस के अंदर अंदर। 90 दिन का समय यहाँ पर दिया जाता है फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी के बाद में। तो ये इसके दिनों की हो गई। अब अगर कोई इनमें से अधिकारी है वो सूचना देने में अनावश्यक रूप से विलंब करता है, गलत सूचना देता है, तो सूचना आयोग उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकती है लोक सूचना अधिकारी पर, जो अधिकतम 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद रख लें। तो ये हो गई सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सूचना आपको फोटोकॉपी के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में या किसी भी ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सामान्य रूप से इसका जो बीपीएल है उसके लिए कोई चार्जेज नहीं है, एपीएल वालों के लिए 10 रुपये है, लेकिन बाकी जो माध्यम होगा उसके हिसाब से फीस डिसाइड होगी। जैसे आपको सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव में सूचना प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उस माध्यम का खर्चा आपसे लिया जा सकता है। जैसे पेन ड्राइव का खर्चा हो गया, सीडी का खर्चा हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये है सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनसे हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते? तो ये है आईबी, इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो, ठीक है। दूसरा है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है डिफेंस से रिलेटेड, ये सूचनाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा हो गया कि कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे बार बार जो ये प्रधानमंत्री वाला फंड है, इसकी हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत आरटीआई लगाते हैं। चूँकि वो सरकारी नहीं है तो इसकी सूचनाएं प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती है। इसी प्रकार जितने भी आसूचना इंटेलिजेंस वाले हो गए, रो हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, तो ये जो गुप्त संस्थाएं हैं या इन्वेस्टिगेशन वाली संस्थाएं हैं, इनसे हमें सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी जो लोक उपक्रम हैं, इनकी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा में किसी भी प्रकार का सेंध लगती हो। कौन कौन सी सूचनाएं? तो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करती हो, या अपराध के लिए उकसाती हो, या किसी तीसरे प्रतिभागी के विरुद्ध हो। तीसरा प्रतिभागी मतलब कि मान लीजिए कोई टेंडर लेकर रहा है, उसमें हमें बिड करनी है, तो हम ये नहीं है कि आरटीआई लगा करके दूसरे जो टेंडर अप्लाई कर रहे हैं उनकी बिड हम जान लें, ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए जान का जोखिम वो बन जाए, ऐसी सूचना नहीं देनी है। तो ये हो गई इससे रिलेटेड, जिसमें हमें सूचना प्राप्त नहीं होगी। अब देखने हैं आयोग के कार्य एवं शक्तियां। आयोग के कार्य एवं शक्तियां हैं ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20 और 25 में दिए गए हैं। ये धाराएं कई बार पूछ सकते हैं, धारा 18, 19, 20 और 25 में दिए गए हैं। सबसे पहले है परिवाद संबंधी शक्तियां। परिवाद का मतलब होता है शिकायत हो गई एक तरह से, उससे संबंधित क्या शक्तियां हैं। पहली है कि वो शक्तियों का मतलब है कि वो जो लोक प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसको उसके लिए क्या करेगा, आदेश देगा कि अगर कोई पीआईओ की नियुक्ति नहीं हुई है तो सूचना नहीं मिलेगी, तो पीआईओ की नियुक्ति के लिए। दूसरी, अगर पीआईओ ने सूचना देने से इनकार किया है। अगर वो सूचना भ्रामक है या गलत है।
अगर आपका आवेदन है वो असद्भावनापूर्ण तरीके से लिया गया है, यानी आपने एप्लीकेशन ली, फेंक दी, बोले ठीक है मिल जाए सूचना, ये भी नहीं कर सकता है। असद्भावनापूर्ण आवेदन स्वीकार करना, ठीक है। मांगा जा रहा शुल्क जो है वो क्या, आपको क्या लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। जैसे पेन ड्राइव के लिए आपसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। मांगा जा रहा शुल्क तर्कसंगत नहीं है। तो इन सब मामलों में जो राज्य सूचना आयोग है वो क्या करेगा, आदेश दे सकता है संबंधित पीआईओज को, ठीक है। ये हो गई परिवाद संबंधी शक्तियाँ। इसी के अंतर्गत जो ये राज्य सूचना आयोग है इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, सिविल न्यायालय की, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ। अब दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हम कई बार देख चुके हैं कि किसी व्यक्ति को समन करना, से उपस्थित होने के लिए बुलाना, उसे शपथ पत्र पर अपने साक्ष्य या सबूत है वो पेश करवाना, न्यायालय से या संबंधित सरकारी विभाग से अभिलेखों को मंगवाना, शपथ पत्र पर किसी के साक्ष्य लेना, उनकी जांच करना, ये सारे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो राज्य सूचना आयोग को दी गई है। इसके बाद है अपीलीय शक्तियाँ। अपीलीय शक्तियाँ मैंने आपको बताया ही था कि जब FAA प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है उसके विरुद्ध अपील करनी है द्वितीय अपील के रूप में, तो उसके निर्णय के 90 दिन के अंतर्गत हम राज्य सूचना आयोग है उसमें अपील कर सकते हैं। तो ये द्वितीय अपील का एक क्या हो गया, प्राधिकरण हो गया। अगर 90 दिन से ज़्यादा भी होता है तो ये आयोग पर निर्भर करता है कि अगर वो विलम्ब तर्कसंगत उसको लगता है तो वो आवेदन को स्वीकार कर भी सकता है, अन्यथा वो स्वीकार नहीं करेगा 90 दिनों के बाद। ये हो गई इसकी अपीलीय शक्तियाँ। दूसरी है शास्त्रीय अधिरोपण की शक्तियाँ। शास्त्रीय अधिरोपण यानी एक तरह से जुर्माना लगाना, आदेश देना। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर जो प्राधिकारी है वो अनावश्यक रूप से विलम्ब करता है, सूचना देने से इनकार करता है, सूचना को नष्ट करने की कोशिश करता है या नष्ट कर देता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा और 25,000 रुपये अधिकतम जुर्माना उस पर लग सकता है। इसके अलावा वो संबंधित विभाग को उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा कर सकता है। तो ये हो गई इसकी शास्त्रीय अधिरोपण की शक्तियाँ। फिर है अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना। अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना कि सारे विभागों में उस हिसाब से सूचनाएं रखी जा रही है, नहीं सेग्रीगेट करके अलग अलग करके उनका वर्गीकरण करके, जिससे सूचनाएं जल्दी से जल्दी शिकायतकर्ता तक पहुंच सके। सारे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा है या नहीं, सब विभागों में पीआईओ की नियुक्तियां की गई है या नहीं, इन सब चीज़ों की जो देखरेख है वो आयोग करता है। नीचे सारे विभागों से ये वार्षिक विवरण लेता है अधिकारियों से, फिर उसको राज्य सरकार के समक्ष रखता है कि एक साल में हमें कितनी आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने आवेदनों को हमने रद्द किया है, कितनों को हमने सूचनाएं दी है, उनसे जो हमने शुल्क वसूला है वो कितने रुपए हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है, सूचना आयोग है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये था अपना राज्य सूचना आयोग। काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, मैं खुद भी पढ़ाने पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या पढ़ाया जाए क्या समझाया जाए, क्योंकि ऐसी कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं ज़्यादा। तो एक दो टॉपिक बचे हैं, ये अपने लोक नीति वगैरह हो गया और जो विधिक अधिकार है नागरिक पत्र वगैरह हैं, इनको हम कल ख़त्म कर देंगे और अपना जो राजस्थान पॉलिटी है ये कल के लेक्चर में ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। बाकी आप अपने अमूल्य सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं।